जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल यथार्थ क्लासेस पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है नेचुरल रिसोर्सेज का नेक्स्ट जो पार्ट है बायो जियो केमिकल साइकिल्स उसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ साइकिल्स के बारे में भी इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बायो जियो केमिकल साइकिल क्या चीज होती है? बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो का मतलब हो गया नॉन लिविंग, या हमारी जो धरती है उसको हम कहते हैं नॉन लिविंग जो है, और केमिकल का मतलब हो गया कि आपका कोई एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट का लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसी को हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। अब ये जो बायो जियो केमिकल साइकिल है, ये बायो जियो केमिकल साइकिल जो है दो स्टेट में हो सकती है। पहला जो स्टेट है वो गैसियस स्टेट है, दूसरा जो है सेडिमेंट्री यानी सॉलिड स्टेट के अंदर ही होती है। तो गैसियस स्टेट में जो एलिमेंट्स का सर्कुलेशन हो रहा है उसमें पहला जो है वाटर है, नाइट्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो वाटर का तो H2O के रूप में ही सर्कुलेशन होता है, जबकि नाइट्रोजन का N2 के रूप में जो है सर्कुलेशन होता है गैसियस फॉर्म में, और कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड का, और ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीजन और ओजोन के फॉर्म में इसका जो है सर्कुलेशन किया जाता है। जबकि फास्फोरस जो है और सल्फर ये दोनों सेडिमेंट्री साइकिल हैं, यानी कि ये सॉलिड रूप में ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से नॉन लिविंग थिंग्स में सर्कुलेट होते हैं। अब हम सबसे पहले जो है वो देखते हैं कार्बन साइकिल जो होती है। अब कार्बन साइकिल में हम कई चीज़ों के बारे में जानते हैं, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस किया जाता है उस फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है उसको फिक्स किया जाता है। यानी जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% जो कार्बन डाइऑक्साइड हो, उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट के द्वारा जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा वो ग्रीन प्लांट के द्वारा जो है वो क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज में ये जो है क्या किया जाता है कि स्टोर किया जाता है, ग्लूकोज के रूप में स्टोर किया जाता है। अब ये जो ग्लूकोज है वो जब एनिमल के द्वारा लिया जाता है, या यही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है एनिमल के द्वारा ईट किया जाता है, खाया जाता है, तो एनिमल टिश्यू के अंदर वो पहुंचता है। अब एनिमल टिश्यू के अंदर दो तरह से इसका जो है फिर से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्जन होना, पहला रिस्पायरेशन के थ्रू। इस जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है यानी कि जो हमारा ग्लूकोज है उसको जब रिस्पायरेशन करके तोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में फर्दर डिवाइड हो जाता है और वहां से एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी का यूज जो है एनिमल अपने कार्य काम करने के लिए करता है। साथ ही साथ जब एनिमल ये डेड हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, एनिमल का डिकम्पोजिशन होता है, और डिकम्पोजिशन जब होगा यानी और जब एनिमल डेड होने के बाद जब सड़ते गलते हैं तो क्या होंगे, धीरे धीरे वो भी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो और एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। ठीक है, और ग्रीन प्लांट भी जो है रिस्पायरेशन करते हैं। ग्रीन प्लांट जब रिस्पायरेशन करेंगे तो उनके द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाएगा। साथ ही साथ ग्रीन प्लांट जब डिकम्पोज होंगे तब भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है रिलीज होगा और वो एटमॉस्फेयर में जाएगा। दूसरा होता है ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये लाखों करोड़ों साल बाद जब फॉसिलाइज हो जाते हैं, फॉसिल के रूप में हो जाते हैं, वो जमीन के नीचे दब जाते हैं और लाखों करोड़ों साल बाद जो है वो क्या बन जाते हैं, फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं, पेट्रोलियम, कोल, इन सब के बाद की तरह जो है फॉर्मेशन हो जाता है इसी प्लांट्स का। और फिर यही प्लांट्स जो हैं यानी यही जो फॉसिल फ्यूल, गैस और पेट्रोलियम है, इन सब का जो है कंबशन किया जा रहा है। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि पेट्रोलियम और कोल इन सब का कंबशन किया जाता है और कंबशन से क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो फिर से कहाँ पे भेज दिया जा रहा है, एटमॉस्फेयर में भेज दिया जा रहा है। तो ये एक्चुअल में कार्बन साइकिल है। कार्बन एक जगह से दूसरे जगह जो है वो इसी तरह से जा रहा है, यानी एटमॉस्फेयर में कार्बन जा रहा है और एटमॉस्फेयर से जो है फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जा रहा है। अब दूसरी बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या चीजें होती हैं इसको हम समझते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं ग्रीन हाउस क्या होता है। ग्रीन हाउस एक ऐसा छोटा सा घर होता है कि जो ग्लास का बना होता है। किसका बना होगा, ग्लास का बना होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा कि इसके अंदर ये देखिए एक छोटा सा घर है। अगर जो हम यहाँ पे देखें एक छोटा सा घर, ये छोटा सा घर है, तो इसमें क्या होता है, ये ग्लास का बना हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी होती है, सूरज की रोशनी होती है वो बाहर से अंदर आती है।
यानी इस किरण के अंदर जो है ऊष्मा भी होगी, तो बाहर से अंदर की तरफ आएगी, लेकिन अंदर से ये बाहर की तरफ जो हीट है वो नहीं निकल पाती है, जिसके कारण इस जो हाउस है छोटा सा, इस हाउस के अंदर जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस हाउस के अंदर हम ऐसे प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं कि जो अधिक टेम्परेचर में रहते हैं। तो इस छोटे से हाउस में जो है हम प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं जो अधिक टेम्परेचर में रहते हैं, और टेम्परेचर हम इस तरह से बढ़ाते हैं। इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस। इस घर को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस का मतलब ये हो गया कि इसका टेम्परेचर क्या है, वो ज्यादा है, ड्यू टू हीट बाहर की तरफ नहीं जा पा रही है। अब इसी के इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब ये इफेक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है हम देखेंगे अभी। ग्रीन हाउस इफेक्ट रिफर टू ओवरऑल इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अर्थ के ओवरऑल टेम्परेचर का जो इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज जो हो रहा है, उसी को हम जो है यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये ग्रीन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस के प्रेजेंट में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कौन कौन से गैसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, वेपर एंड ओजोन है। तो इसमें से कौन कितना परसेंट जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी होता है? वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड 60% है, यहाँ पे मीथेन 20% है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो 6% है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो 14% कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो अब ये होता कैसे है, आप लोग इस चीज को समझिए। ये हमारी धरती है, इस धरती के चारों ओर एटमॉस्फेयर है। अब ये एटमॉस्फेयर जो होता है, इस एटमॉस्फेयर में अगर इन गैसेस की मात्रा बढ़ जाती है तो एक लेयर तैयार करते हैं, इसके ऊपर एक लेयर तैयार करते हैं, इस धरती के पूरे धरती के ऊपर एक लेयर तैयार करते हैं। तो जो सूरज की रोशनी है वो यहाँ पे आएगी, अंदर की तरफ आएगी, लेकिन जो हीट होता है वो बाहर की तरफ नहीं जा पाता है, स्पेस में नहीं निकल पाता हीट जो होगा। तो इसके कारण से क्या होगा कि हमारी जो धरती का टेम्परेचर है वो दिन ब दिन धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है। इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए जैसे यहाँ पे इस ग्रीन हाउस में हो रहा था, एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही चीजें हो रही हैं, हमारी धरती के साथ हो रही, इसीलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर के अराउंड, जो अर्थ के अराउंड जो है वो एक ग्लास लाइक स्ट्रक्चर जो है बना लेती हैं, ग्रीन हाउस चैम्बर बना लेती हैं। इसी के कारण जो हमारी धरती का जो है क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेजर ग्रीन हाउस गैस है जो लगभग 60% या 60% जो ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करता है। ठीक है, यानी कि 60% कंट्रीब्यूट करता है अकेले कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर जो बढ़ती है तो ग्रीन हाउस जो है इफेक्ट हमारी धरती को झेलना पड़ेगा। अब इस ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, धरती का टेम्परेचर वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना यानी इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज नोन एज क्या हो जाएगा आपका ग्लोबल वार्मिंग। यानी पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर इंक्रीज होना ही क्या कहलाएगा, ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगा। अब काजेज क्या है ग्लोबल वार्मिंग के, काजेज जो है ग्लोबल वार्मिंग के हैं रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। यानी ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंसंट्रेशन है उसका बढ़ जाना ही ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। दूसरा है इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कैन लीड टू एक्सेसिव इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, वही बात है लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होने से, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलेगा, फॉसिल फ्यूल ज्यादा जलाए जाएंगे तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, डिफॉरेस्टेशन ज्यादा होगा यानी फॉरेस्ट की कटाई अगर ज्यादा होगी तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब नहीं किए जाएंगे फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जो है ये ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। इफेक्ट क्या है ग्लोबल वार्मिंग का, इफेक्ट की अगर जो बात करें तो जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ रहा है। एज रिजल्ट द नेचुरल वाटर साइकिल, जो नेचुरल वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रहा है, रिजल्टिंग इन चेंज इन द पैटर्न ऑफ रेनफॉल, और रेनफॉल का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो जा रहा है।
जिसके कारण से जो अमाउंट है रेन वाटर का वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, जो आइस कैप्स लगे हुए हैं, पोलर आइस कैप्स हैं, वहां उनको वो क्या हो रही हैं, मेल्ट हो रही हैं। ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, जिसके कारण से समुद्र का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कोस्टल रीजन का जो है वो क्या होगा, इनअंडेशन होगा, यानी कि वो डूब सकते हैं, वो खत्म हो सकते हैं। जो कोस्टल रीजन है उनके डूबने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एयर पोल्यूशन के कारण हो रहा है। तो एयर पोल्यूशन चेंज इन द फूड एंड वाटर सप्लाई, ये वाटर सप्लाई, फूड सप्लाई को भी चेंज कर सकता है। फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग इट हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ये और जो है ये ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी प्रभाव डालेगा। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग के हैं आपके इफेक्टेड। अब दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ ऑक्सीजन साइकिल की। ऑक्सीजन साइकिल जो है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन लिया जाएगा रिस्पायरेशन के द्वारा, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सबके द्वारा रिस्पायरेशन के द्वारा लिया जाएगा और निकाला जाएगा CO2 को। CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फिर से एब्जॉर्ब किया जाएगा और वो जो है एब्जॉर्ब करने के बाद उस CO2 को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज बना है वो अब किसी एनिमल या प्लांट के द्वारा यूज होगा और फिर जो है ऑक्सीजन का उपयोग करके इसको तोड़ा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी रिस्पायरेशन में जो है H2O मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है। ये जो है ये यहाँ पे H2O निकलता है, H2O निकलता है और ये H2O फोटोसिंथेसिस में यूज होगा और फोटोसिंथेसिस में जो H2O यूज होता है उसके द्वारा से फिर ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो लगभग क्या रहती है, बराबर बनी रहती है कि रिस्पायरेशन से ऑक्सीजन का कंजप्शन और फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन का निकलना ही क्या हो रहा है कि बैलेंस कर रहा है। लेकिन अगर जो फोटोसिंथेसिस की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इफेक्ट डाल सकती है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं ओजोन लेयर की। तो ओजोन लेयर जो है वो डीप लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर का। हमने आपको बताया था एटमॉस्फेयर के ऊपर आपका स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर में एक मोटी लेयर होती है ओजोन की जो इनसर्कलिंग द अर्थ दैट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ ओजोन। जैसे अर्थ है, ये मान लीजिए अर्थ है और ये स्ट्रेटोस्फेयर है। तो स्ट्रेटोस्फेयर ऐसे अर्थ के चारों ओर क्या कर रहा है, एक सर्किल बना रहा है, पूरी तरह से अर्थ को चारों तरफ से घेरा हुआ है ओजोन की एक मोटी लेयर सील द इंटायर अर्थ, जो अर्थ को पूरी तरह से जो है ये घेरे हुए है। मच हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट कम फ्रॉम द सन, और ये प्रोटेक्ट कर रहा है जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं आती हैं उनसे अर्थ पे रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये क्या करता है, जो ओजोन लेयर है, सन से तमाम तरह की लाइट आ रही है, तमाम तरह की किरणें आ रही हैं, तो उसमें से कुछ किरणें जो होती हैं, कुछ लाइट जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो उन अल्ट्रावायलेट लाइट को ये क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं या रिफ्लेक्ट कर देती हैं। तो उसके कारण क्या होगा, और जो अच्छी किरणें होती हैं वो हमारे धरती पर भेज दी जाती हैं जिसका हम यहाँ पे उपयोग किया जाता है, और जो हार्मफुल किरणें हैं, हार्मफुल हैं, वो रिफ्लेक्ट कर दी जाएंगी या एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। तो ओजोन की लेयर जो है, ये सनलाइट जो अल्ट्रावायलेट लाइट है उसके हार्मफुल इफेक्ट से हमको जो है वो रोकती है। ओजोन जो है वो ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन है। यहाँ पे O3, ओजोन का फॉर्मूला O3 है। इट इज हाईली पॉइजनस होता है, ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है लिविंग सिस्टम के लिए। इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर एट द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में ये प्रेजेंट होता है जो एटमॉस्फेयर का पार्ट है। एटमॉस्फेयर विच इज रिच इन ओजोन कॉल्ड ओजोन लेयर, जहां पे ओजोन बहुत ज्यादा होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, ओजोन लेयर कहेंगे। हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये स्प्लिट करता है, स्प्लिट हो जाते हैं ओजोन और मॉलिक्यूलर फॉर्म में और एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन में। जैसे आपका ये है O3 है, यहाँ पे मान लीजिए ओजोन है, O3 है, O3 टूट करके किस में टूटेगा, O2 और O में ये टूट जाएगा। ठीक है, और ये किसके कारण टूटेगा, यहाँ पे जो अल्ट्रावायलेट लाइट आएंगी। लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट से टूटी हुई ये किरणें होती जो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ है, ये फिर से अपने आप जो है जुड़ करके O3 बना लेती हैं। लेकिन
ओजोन जो है वो और भी कई कारणों से टूटता है, उसका कारण अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ओजोन डिप्लीशन का मतलब होता है कि रिडक्शन इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो मोटी सी लेयर है उसके कंसंट्रेशन में क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए, कमी हो जाए। इट इज फॉर्म ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ओजोन डिप्लीट करने वाले कुछ सब्सटेंस हैं सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको नोट कीजिएगा, क्लोरीन, मेथिल ब्रोमाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये सब सारी चीजें क्या होती हैं कि जो ओजोन होता है उसको ये डिप्लीट करती हैं, तोड़ देती हैं, जिससे कि ओजोन की जो मोटी लेयर है वो पतली हो जाती है या वहां से हट जाती है। तो जो सनलाइट है वो डायरेक्ट हमारे शरीर के ऊपर आएगी, जिसके कारण से हमको बहुत ही हार्मफुल जो है डिजीज हो सकते हैं, बहुत ही वो हार्मफुल, चूंकि रेडिएशन होते हैं तो बहुत ही जो है क्रिटिकल डिजीज हो सकते हैं, जैसे कैंसर भी हो सकता है हमको। जैसे ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन मॉलिक्यूल मेनली रिलीज फ्रॉम द क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाइडली हमारे रेफ्रिजरेंट में यूज होता है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ये हमारे रेफ्रिजरेंट में, रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग करते हैं। और ये क्लोरीन जो है, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो 10,000 ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ सकता है। 1 molecule of chlorine can break या destroy 10,000 molecule of ozone। ये क्लोरीन जो है एटम जब एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो ओजोन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये ओजोन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के फॉर्म में ये तोड़ देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।